लड़की 11 साल तक जो शिक्षा भी नहीं पाई है, अक्षर भी नहीं पाई है, और वह इस देश की पहली भारतीय महिला शिक्षिका बनती है। कुछ महिला शिक्षिकाएं थीं, लेकिन वो अंग्रेज थीं या अमेरिका से आई थीं, लेकिन वो पहली भारतीय महिला शिक्षिका बनती है। और वो न केवल पहली भारतीय महिला शिक्षिका बनती है, बल्कि देश के महिलाओं के लिए शिक्षा का पहली बार दरवाजा खोल देती है, पूरे भारत की महिलाओं के लिए। और उसमें भी विशेष करके जिनको हम कहते हैं कि शूद्र, और शूद्रों में भी जिन्हें हम दलित कहते हैं, उन लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल देती है। वो अंग्रेजी सीखती है, वो 2 काव्य संग्रह तैयार करती है, वो असत्य शोधक संगठन जैसा संगठन चलाती है। और चलाती है, हम कहते कि जब ज्योतिराव फूले नहीं रहे 90 में, तो 7 सालों तक उस बाद उस संगठन को अकेले मां सावित्रीबाई फूले ने चलाया था। और चलाया नहीं था, केवल वो सिग्नेचर नहीं करती थी, वो चलाती थी। उस समय पत्रिका निकली, किताबों का संपादन हुआ, संगठन के कामों का विस्तार हुआ। न केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, उस एरिया में वो संगठन गया, यानी वो सचमुच की उसकी नेता थी। और इतना ही नहीं, पहली बार भारत की महिलाओं के लिए, वो भी महाराष्ट्र में, जहां 2 बातें हैं। एकमात्र महाराष्ट्र ऐसा रहा है जहां सीधे ब्राह्मण शासन करते रहे, जिसे पेशवाई कहते हैं, और नीचे से ऊपर तक उनका वर्चस्व रहा है, और जिसमें साफ मनाही थी कि कोई महिला, शूद्र और दलित की तो बात ही छोड़ दीजिए, पढ़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस भाषा में पढ़ाई हो रही थी, संस्कृत, उसको केवल एक जात पढ़ सकती है, वो है ब्राह्मण। अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश किए तो नहीं पढ़ पाए। बाबा साहब पढ़ने की बाद में भी कोशिश किए तो संस्कृत उनको पढ़ने नहीं दिया, तो वो भाषा वो नहीं पढ़ सकता है, उस स्कूल में वो नहीं जा सकता जो उन्होंने खोला है, वो किताब नहीं पढ़ सकता है जिसे वो वेद, उपनिषद, पुराण जो भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। एक बात बताऊं कि बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना, क्योंकि हम लोगों में से, ठीक है समाज बटा हुआ, तो हमें कहना पड़ेगा कि हम बड़ा हिस्सा यहाँ दलित समाज के हैं। ज्योतिराव फूले साहब को और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने सिर्फ एक अपराध के लिए अपने घर से निकाला था। अपने बहू बेटे को अपने घर से उनके पिता ने सिर्फ एक अपराध के लिए निकाला था। यह अपराध नहीं कि तुम पढ़ा क्यों रहे हो, यह अपराध नहीं कि तुम स्कूल क्यों खेल रहे हो, यह अपराध नहीं कि तुम समाज सुधार क्यों कर रहे हो। वो बड़ा अपराध था कि तुम सबको पढ़ाओ, लेकिन तुम मांग और महारों को पढ़ा रहे हो। साफ उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ाओ, सारे काम करो, लेकिन इन मांग महारों से कोई नाता न रखो। जो उनको वो दंड दिया गया था, मांग महारों के बेटे बेटियों से नाता कायम करने के चलते दिया गया था। और बात सावित्रीबाई उन्हीं तक नहीं है। जब सावित्रीबाई फूले अपने मायके गई और उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी है, तो जो उनके भाई थे वो ज्योतिराव फूले के बारे में और सावित्रीबाई फूले के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहते थे। किस बात के लिए? और किसी बात के लिए नहीं कि तुम क्यों समाज सुधार आप कर रहे हैं और आपके पति कर रहे हैं, तुम क्यों कर रही हो, क्यों पढ़ा रही हो, क्यों किताब लिख रही हो, क्यों शिक्षा दे रही हो, इसके लिए नहीं। उस सारी 3 चिट्ठियों में मेन बात यह है कि तुम इन मांग महारों के बेटे बेटियों को तुम्हारा पति और तुम पढ़ाते हो। लेकिन उनमें ये हिम्मत थी कि न केवल ब्राह्मण द्विज समाज नहीं, पिछड़ा समाज भी, स्वयं पिता भी, स्वयं भाई भी अगर इसका विरोध कर रहा है, तो वो बार बार कहते थे कि हमारा सबसे सगा कोई है तो मांग महार है। यहां बात मांग महार की नहीं है, बात यह है कि क्या इससे हमको ये नहीं शिक्षा मिलती है कि हमारे समाज में, चाहे हमारे सामने सबसे ज्यादा जो अन्याय का शिकार हो, उसी की हमको चिंता करनी चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा अपमानित हो उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा दुख में हो उसके दुख को कम करने के लिए हमको काम करना चाहिए। ये मूल्य है। और यहां एक बात जो शुरू में मैं कहना चाहता, हम पीएचडी हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई आईएएस है, महिलाओं में भी कोई विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है, कोई इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई प्राइमरी में पढ़ा रहा है, किसी ने ग्रेजुएट किया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया। लेकिन क्षमा के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतनी पढ़ाइयों के बाद भी
हम अपने समाज में कोई बड़ा हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पाते हैं? और एक लड़की जो 11 साल तक अक्षर भी नहीं देखी है, और एक उसका जो जीवन साथी है वो किसी तरह आज की तारीख में ज्योतिराव फूले की पढ़ाई को हाई स्कूल भी नहीं कह सकते हैं, उस समय की डिग्री के हिसाब से 7वीं 8वीं, और ये इतने कम पढ़े लोग ऐसा काम कर देते हैं, ये देश का भविष्य ही बदल जाए। ज्योतिराव फूले कोई छोटे मोटे और सावित्रीबाई फूले छोटा मोटा योगदान नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाबा साहब ने स्वयं कहा, मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूं, अगर ज्योतिराव फूले दंपति नहीं होते, वो आंदोलन नहीं होता, तो बाबा साहब भी ऐसे होते और इतने प्रभावी होते, ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। महाराष्ट्र में वो सारी पृष्ठभूमि जिससे साहू जी महाराज प्रभावित हुए, फिर उन्होंने फूले दंपति के विचारों को अपने राज्य में लागू किया, और वहीं से उनको यह प्रेरणा मिली कि सबसे बड़ा इस समाज का जो अपमानित समूह है, सबसे ताकतवर समूह वही है, वो दलित समाज है, और डॉक्टर अंबेडकर की तरफ जो झुके वो फूले की प्रेरणा है, सावित्रीबाई फूले की प्रेरणा है, और स्वयं इसी नाते बाबा साहब ने उनको अपना गुरु कहा। आधुनिक काल का जो गुरु है वो ज्योतिराव फूले हैं। फिर मैं उस बात पर आता हूं कि एक बार हम लोगों को इस अवसर पर जरूर ये सोचना चाहिए, क्योंकि केवल डिग्री से बात बनती नहीं, केवल पद से बात बनती नहीं। बाबा साहब के समय में भी बाबा साहब की डिग्री वाले लोग थे, फूले साहब के समय में उनसे कई गुना डिग्री वाले लोग थे। 3 चीजें अगर ना हो, और 3 चीजों में जो पहली चीज मैं कहना चाहता हूं, स्वयं को कम पाता हूं, 54-55 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, वो होती है संवेदना। क्या कोई भी अन्याय हम देखते हैं तो हमारा दिल दुखता है? क्या हमारा दिल दुख पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी अन्याय देख करके हमारा दिल दुखता है कि नहीं दुखता है। और इसमें एक बात पर हम ध्यान दें कि जब फूले दंपति ने यह देखा कि विधवाओं का क्या हाल है, कोई विधवा दलित समाज से नहीं थी, कोई पिछड़े समाज से विधवा नहीं थी, सब ब्राह्मणी ही ज्यादातर विधवाएं थीं, जो चाहे अपने बच्चे को कुआं में फेंक रही हो, चाहे बच्चे की हत्या कर रही हो, और उसके लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह फूले दंपति खोलते हैं। नाई लोगों से हड़ताल करवाते हैं कि विधवाओं का बाल मत छीलिए। और इतना ही नहीं, बहुत संक्षेप में कहूं, पहला मजदूर संगठन फूले दंपति बनाते हैं। इस देश में पहला मजदूरों का जो संगठन है वो बनाते हैं। किसानों के लिए किसान की कोड़ा का किताब वो लिखते, वो नहीं केवल सामाजिक अन्याय, चाहे वो आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, चाहे व्यक्तिगत अन्याय हो। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, जो अपने यहां महिला साथी भी हैं, आप लोगों से भी और अपने से भी, कि शायद हम लोग अपनी क्षमताओं का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारी संवेदना कमजोर है, या हमारी चेतना कमजोर है, या लोगों के लिए हमारे दिलों में दर्द कम है। इसको ऐसे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतने सारे पढ़े लिखे लोग कुछ खास प्रभाव डालने वाली चीजें नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे इतने कम पढ़े लिखे लोग अकेले अकेले बाबा इतना सारा कर डाले, तो एक बात तो हमको जरूर यहां से जा करके सोचना चाहिए। और मैं अपने महिला साथियों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, और एक छोटी बात मैं जो 2-3 सालों से कह रहा हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं। मुझे बहुत दर्द होता है कि पूरे गाजियाबाद में फूले साहब की या सावित्रीबाई फूले की मेरी जानकारी में एक भी प्रतिमा नहीं, एक भी नहीं। क्या हमारे यहाँ महिला साथी, मैं उनसे विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, क्या हम लोग साल भर में 1.5 साल में एक कहीं मां सावित्रीबाई फूले क्या एक प्रतिमा हम लोग नहीं बनवा सकते हैं? क्या आज ये संकल्प ले सकते हैं कि अगली बार जब उनका जन्मदिन मनाएंगे तो उनकी एक प्रतिमा होगी? मैं रामेश्वर दयाल सर से ये बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं विशेष तौर पर अपने महिला साथियों से कहना चाह रहा हूं कि एक कोई साथी संकल्प ले, मैडम ही संकल्प लें कि नहीं, और यहां कहें। और मुझे अगर अपने इस 1 साल का 3 महीना आपके पीछे लगाना पड़ेगा, 1 साल लगा देना पड़ेगा, तो मैं कारण है ये देखने की प्रतिमा की बात नहीं है, ये हमारी सोच की बात है।
हमारे बाबा साहब जितने अपने हैं, तुम्हारी मां सावित्रीबाई हमारे अपनी क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा कि हमारी अपनी नहीं है। क्यों उतनी अपनी नहीं है? कहीं ना कहीं हम जिस चीज को अरे जिन बंटवारों को तोड़ना चाहते हैं, अनजाने और जाने तरीके से हमारे दिल दिमाग में बंटवारे कहीं मौजूद हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कोई एक महिला, मैडम ही हो, कोई एक महिला साथी, मैं इसमें नहीं चाहता हूं कि रामेश्वर दयाल करें या कोई और करे, कोई एक महिला साथी संकल्प ले कि कुछ नहीं, हम एक साल में, अगली साल जब जन्मदिन मनाएंगे तो गाजियाबाद के किसी भी कोने में इस शहर के मां सावित्रीबाई फूले की जैसी भी प्रतिमा होगी, जैसी हम लोगों की औकात होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन हम वो काम करेंगे किसी सार्वजनिक जगह पर उनकी प्रतिमा के लिए। और मुझे इस काम में जो भी लगना पड़ेगा, जितना लगना पड़ेगा, जो भी अगुवाई करेगा, मैं उसके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। क्योंकि बात लगेगी केवल भावना की है, भावना ही तो है। कोई कहेगा अरे भावना की बात कर रहे हैं, भावना ही तो मर गई। कैसे मौत हुई है दोनों लोगों को? मां सावित्रीबाई फुले की मौत कैसे हुई? प्लेग के लोगों को अपने कंधे पे टांग टांग के पहुंचा रही हैं। और किनको ज्यादा पहुंचा रही हैं? जिनको कोई छूना नहीं चाहता, वहां भी मांग महार, उनको उधर कोई जाना ही नहीं चाह रहा है, कोई गाड़ी भी नहीं जाना चाह रही है, उनको कंधे पर अपने टांग टांग के पहुंचा रही हैं और उसी दौरान उनकी मौत हो जाती है। फूले साहब कैसे मरे? इतना बड़े उस जमाने के आदमी थे, इतना बड़ा बड़ा उनका ठेका था और इतना पैसा था, लेकिन जब वो सारा खर्च हुए, अंत में फालिज मरा, तो उसके इलाज के लिए भी पैसा नहीं था। गायकवाड़ को चिट्ठी लिखी गई, पैसा आया, तब तक उनकी मौत भी हो गई। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसे हो जाए, लेकिन क्या ऐसे लोग जो हमारा पूरा देश बदल दिए हैं? जब बाबा साहब कह रहे हैं हमारे गुरु हैं, तो बीज बोया था फूले दंपति ने, दोनों ने मिलकर बीज बोया था। उसी बीज के एक साहू जी हैं, उसी बीज से बाबा साहब हैं, उसी बीज से हम लोग हैं। हमारे खेत के बीज वही हैं दोनों। और फिर उसी से पंडिता रमाबाई है, उसी से ताराबाई शिंदे हैं, उसी से मुक्ता सालवे है, एक से एक उस जमाने में निकल रही हैं। और उसी से इतनी सारी प्रेरणाएं हम लोगों की बन रही हैं। तो फिर से मैं नमन करते हुए मैं जरूर चाहता हूं, आज संभव हो तो आज, जैसे हमारे हम लोगों के सामने ही है, कि ये कोई एक संकल्प व्यक्त जरूर करे। और इतना संकल्प तो हम पूरा कर सकते हैं कि अगली साल जब हम मनाएंगे तो उनके प्रतिमा के नीचे मनाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।